नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के पास में आपको मिलेगा 100%, अगर पेपर पूरा बैलेंस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। तो सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन हमें क्लियर कर लेना है कि ये जो स्टैंडर्ड हैं ये कब आए थे। ये 2009 में आए थे और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये नोटिफाई किए थे। आपका जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1981, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पावर देता है कि वो इस तरीके के स्टैंडर्ड जो है बना सकता है। इसमें टोटल 12 पैरामीटर हैं, 12 पैरामीटर हैं, और इन सभी 12 पैरामीटर के लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक तो 24 घंटे में इन पैरामीटर का क्या वैल्यू होना चाहिए, इसके लिए स्टैंडर्ड दिए गए हैं। और दूसरा है कि पूरे साल में एनुअल मीन जो है कितना होना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड हैं वो बेसिकली आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है एरिया वाइज, जैसे कि इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, आपका रूरल और अदर एरिया के लिए एक स्टैंडर्ड है, और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो टाइम टाइम पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती रहती है, या ये कहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं, दूसरा स्टैंडर्ड उनके लिए है। तो आपको हर एक पैरामीटर के लिए ऐसे ही याद करना है कि 24 आवर के लिए क्या स्टैंडर्ड है, एनुअली क्या स्टैंडर्ड है, और आपका जो दोनों ये एरिया कैटेगरी हैं इनके लिए अलग अलग वैल्यू है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए फॉर एग्जांपल SO2 का क्या वैल्यू होगा एनुअली, तो आपने जो है बिल्कुल सही तरीके से अगर याद किया हुआ है तो आप सही आंसर उसका लगाएंगे। इस तरीके से आपने इसको पूरे स्टैंडर्ड को याद करना है। तो सबसे पहले जो है SO2 की ही बात कर लेते हैं। SO2 आपका पहला पोल्यूटेंट यहाँ पे है, और इसका जो वैल्यू है, ठीक है, उसका यूनिट बेसिकली आप देख रहे हैं माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनुअली जो उसका अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, वो 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से एक्सीड नहीं करना चाहिए इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल वाली कैटेगरी में जो एरिया है, ठीक है, और 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में। इसी तरीके से 24 आवर के लिए 80, दोनों कैटेगरी के लिए 80-80 है। ठीक है बच्चों, यूनिट एक बार हमने मेंशन कर दिया है, तो जो है अब आप इसको याद रखेंगे। अब SO2 को किस मेथड से मेज़र किया जाता है, इसके लिए दो मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गीक मेथड। ये आपका वेट मेथड है यानी कि लैब मेथड है, और आपका UV फ्लोरोसेंस जो है ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आपका लैब मेथड है और कौन सा ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मेथड है। इसी तरीके से आप जो है NO2 की बात करें, यूनिट इसका भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और एनुअली इसका वैल्यू जो है, ठीक है, पहले एरिया में 40 और इकोलॉजिकल सेंसिटिव में 30, 24 आवर के लिए 80-80, और इसको जो है अब मेज़र किया जाता है NO2 को आपका मॉडिफाइड जैकब एंड हचिंसन मेथड, ये आपका लैब मेथड है, और केमिल्यूमिनेसेंस ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग मेथड है। PM10 यूनिट इसका भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और इसका जो एनुअल वैल्यू है वो
60 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए पहले एरिया में, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव में भी 60 है। और इसको 3 मेथड से जो है हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिन करते हैं। ग्रेविमेट्रिक मेथड, TOEM और बीटा एट्यूनेशन मेथड, 3 मेथड है। पहला मेथड जो है वो बेसिकली आपका लैब मेथड है, और दूसरे दोनों मेथड जो हैं ये आपके ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। PM 2.5 के लिए एनुअल वैल्यू दिया हुआ है इंडस्ट्रियल वाली कैटेगरी में 40, ठीक है। और आपका इसके लिए इकोलॉजिकल सेंसिटिव के लिए भी 40, और 24 आवर के लिए 60, और आप देख रहे हैं दोनों एरिया के लिए 60-60। तो आप इनको इस तरीके से याद करेंगे, आपका 60-60, 100-100, 40-40, 60-60। एक जो ज़्यादा वाली वैल्यू है, ठीक है, दोनों PM के लिए आप देख रहे हैं कि वो 24 आवर के लिए जो कम वैल्यू है वो एनुअल वैल्यू है। बहुत बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है इनमें। हमेशा आपने क्रिस्टल क्लियर इनको याद करना है कि भाई जो 24 आवर के लिए वैल्यू दिया हुआ है वो आपका ज़्यादा है, और एनुअल का जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है। और सेम मेथड से इसको भी डिटरमिन किया जाता है। ओजोन का जो यूनिट है, जिस यूनिट में हम इसको मेज़र करेंगे वो भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, बट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं वो 8 आवर के लिए और 1 आवर के लिए दिए गए हैं, 24 और एनुअल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए 8 आवर के लिए 100-100 दोनों एरिया के लिए, और 1 आवर के लिए 180-180 दोनों एरिया के लिए। और इसको जो है आप मेज़र करते हैं केमिकल मेथड से, केमिल्यूमिनेसेंस से, और UV फोटोमेट्रिक मेथड से। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या वजह है कि ओजोन को 8 आवर के लिए और 1 आवर के लिए मेज़र करते हैं, 24 आवर और एनुअल के लिए मेज़र नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। सोचो और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना कि क्या वजह है। उसके बाद में लेड का जो बेसिकली आप देख रहे हैं वैल्यू एनुअली इंडस्ट्रियल वाली कैटेगरी में 0.5 और इकोलॉजिकल सेंसिटिव में भी 0.5, 24 आवर के लिए 1, ठीक है, दोनों कैटेगरी के लिए। और इसको जो है AAS ICP मेथड से हम मेज़र करते हैं, या आपका EDXRF मेथड से भी इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड में वैल्यू बदल गया है, mg पर मीटर क्यूब है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिट के साथ में याद करना है। और इसको भी जो है 8 आवर और 1 आवर के लिए मेज़र किया जा रहा है। 8 आवर के लिए दोनों एरिया में 2 और 1 आवर के लिए 4, और इसको मेज़र किया जाता है आपका नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अमोनिया का यूनिट जो है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और इसको भी एनुअल और 24 आवर के लिए मेज़र किया जाता है। और वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एनुअली 100-100 और 24 आवर के लिए 400-400 है। और इसको मेज़र करने के 2 मेथड हैं, केमिल्यूमिनेसेंस और आपका एंडोफिनॉल ब्लू मेथड। बेंजीन के लिए 24 के स्टैंडर्ड नहीं है, केवल एनुअल का स्टैंडर्ड है। और 5 जो है आपका दोनों के लिए वैल्यू है। गैस क्रोमेटोग्राफी से हम इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। GC से बेसिकली इनको दोनों को हम बेंजीन को जो है हम डिटेक्ट करते हैं, डिटरमिन करते हैं। बेंजोएपायरीन का जो आप यूनिट देख रहे हैं वो नैनोग्राम आ गया है, ठीक है। अभी तक हम माइक्रोग्राम की बात कर रहे थे, अब नैनोग्राम आ गया है। इसके लिए भी एनुअल स्टैंडर्ड है 1, और इसको भी GC और HPLC की हेल्प से हम डिटरमिन करते हैं बच्चों। आर्सेनिक का जो यूनिट है वो नैनोग्राम है, और एनुअली ही इसके स्टैंडर्ड हैं 6 दोनों के लिए वैल्यू है दोनों एरिया में, और इसको AAS या
आईपीसी की हेल्प से हम डिटरमिन करते हैं। निकल का वैल्यू भी नैनोग्राम में है, इसके लिए भी एनुअल स्टैंडर्ड है, 2020 वैल्यू है दोनों एरिया के लिए, और इसको भी AAS या आईपीसी की हेल्प से हम डिटरमिन करते हैं। तो सभी स्टैंडर्ड 12 पैरामीटर हैं। 12 पैरामीटर में आपने एनुअल और 24 दोनों के लिए वैल्यू याद करनी है, दोनों एरिया के लिए करनी है, किस मेथड से डिटरमिन करते हैं वो भी याद करना है। ठीक है बच्चों, तो एक साल में 104 मेज़रमेंट की जाती है, 104, और जो है आपका हर हफ्ते में 2 सैम्पलिंग की जाती है। इस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है जैसे कि पहली सैम्पलिंग कर ली हमने पहले हफ्ते मंडे और ट्यूसडे, उसके बाद अगले हफ्ते किया जाता है आपका वेडनेसडे और थर्सडे, फिर फ्राइडे एंड सैटरडे। इस तरीके से जो है 104 सैम्पलिंग की जाती है। और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी आप सैम्पलिंग करेंगे 104 सैम्पलिंग में से 98% जो है वो सैम्पलिंग का जो वैल्यू आएगा, है ना, जो भी आपने सैंपल करके एनालिसिस किया उसका एक वैल्यू आया, वो वैल्यू इस स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 98%, 2% जो है ये फ्लक्चुएट कर सकता है, वेरी कर सकता है, एक्सीड कर सकता है, परंतु उसमें भी ये ध्यान रखना है कि वो कॉन्जुगेटिव डे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगातार 2 दिन ऐसे चले जाएं जिनमें कि आपका जो है ये वैल्यू जो है एक्सीड कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में एक दिन जो है आपका ये एक्सीड कर गया, ठीक है, पर लगातार नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एग्जैक्टली इसको ऐसे ही याद करना है। अभी के लिए जो है ये ही स्टैंडर्ड चल रहे हैं, हालांकि ये स्टैंडर्ड जो है जल्दी ही रिवाइज होंगे, इनके रिव्यू पे काम चल रहा है ना। ये 12 पैरामीटर जो हैं जो 2009 में जो स्टैंडर्ड आए थे उस पे रिव्यू अभी चल रहा है। ये अभी तक जो है आए नहीं हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, हो सकता है 2023 में के एंड तक आ जाएं, ठीक है, बट अभी तक आए नहीं है। बट हाँ, गवर्नमेंट ने जो है इनके रिव्यू के लिए कमेटी बिठाई है। आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट हैं वो सीपीसीबी के साथ में मिल के इन स्टैंडर्ड को रिव्यू कर रहे हैं। जैसे हमने फ्यूल चेंज किया, टेक्नोलॉजी चेंज की, डेमोग्राफी चेंज हुआ, ठीक है, पोल्यूशन मेजरमेंट की टेक्निक्स जो है वो एडवांस हो गई, और आपका एक्सपोजर असेसमेंट जो है उस पर भी बहुत रिसर्च हुई है। तो इन सब को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि भैया ये जो स्टैंडर्ड हैं इनको हमें अपडेट करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि WHO ने भी 2021 में अपने जो स्टैंडर्ड हैं वो अपग्रेड कर दिए हैं। तो हमने भी जो है 2022 में इन पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, और उम्मीद है जल्दी ही जो है आपके नए स्टैंडर्ड आएंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है वो पावर देता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो स्टैंडर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 16(2) में ये मेंशन्ड है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो बना सकता है। और सेक्शन 17(a)(g) में ये मेंशन्ड है कि जो आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी स्टैंडर्ड बना सकता है, बट वो जो है कंसल्ट करेगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और उसके बाद में जो है वो अपने स्टैंडर्ड बना सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार के जो पावर हैं जो हमारे डिफरेंट एक्ट में दिया हुआ है, कई बार उन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। बच्चे लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। जो क्वेश्चन आपसे मैंने किया था उसका आंसर ज़रूर देना। जियो बच्चे।